आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या हाल है सभी के? वॉइस आ रही है प्रॉपरली? जीन प्याजे चल रहे थे। जीन प्याजे की पहली स्टेज खत्म हो चुकी थी, दूसरी स्टेज आप लोग करेंगे, है ना? तो चलिए बिना समय गवाए हुए जीन प्याजे से मुक्कालात करते हैं अच्छे तरीके से। यानी हम बात करेंगे किसकी? जीन प्याजे की दूसरी स्टेज की बात करेंगे, सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आ जाओ सारे के सारे आ जाओ, जितने मैं यहाँ पे तुम्हें लिखा दिखा दूं। प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों में आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ पहले सारे आ जाओ। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? जय माता दी मेरा प्यारा बच्चा, कैसे हो? बढ़िया हो? आनंदित? बहुत बढ़िया, आनंदित आनंदित। मैंने आपके लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ बेटा। मैं अभी 9 दिन तक तो नहीं खाऊंगी, 9 दिन के बाद ले आई हो, फिर पक्का खा लूंगी मैं। आ जाओ। नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते मथुरा वाली दीदी, नमस्ते भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरा प्यारा बच्चा, सभी को गुड इवनिंग है। और बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। सभी का स्वागत है। जो पहली बार लाइव आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो रिकॉर्डेड देखते रहे हैं या रोज लाइव लेते हैं उनका भी स्वागत है। सबके मैसेजेस आते हैं एकदम आराम से, एकदम बढ़िया। मौसम सबका ऐसा ही चल रहा है, सबके यहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी हवाएं, यही सब चल रहा है। मौसम एकदम ठंडा हो गया है। चलिए तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। तो कुछ देर के लिए मैं ऐसा मान लूं कि आप लोग खुद कमेंट खुद से बंद कर लेंगे, या मैं 10 मिनट के लिए बोलने की आजादी छीन लूं? जल्दी से बता दीजिए, 10 मिनट के लिए बोलने की आजादी छीन लूं या फिर खुद से ही अच्छे बाबू बन जाओगे? मेरे हिसाब से खुद ही बन जाओगे, नहीं बनोगे तो फिर मैं हूं बोलने की आजादी छीनने के लिए। तो कल गुड्डा हमने बात की थी सेंसरी मोटर। हमें पता लगा ये जो छोटा सा मतलब जो बच्चा है 0 से लेकर 2 साल वाला, वो कैसे धीरे धीरे खतरनाक होता है। हमने उसमें उसकी सब स्टेजेस पढ़ी, 6 साल मतलब 6 सब स्टेजेस। उनमें हमने देखा वस्तु स्थायित्व भी सीख रहा है ना। पहले वो इनविजिबल क्या कर रहा है? नकल कर रहा है, इमिटेशन। फिर विजिबल भी कर रहा है। फिर उसके बाद में वो उस स्थिति में भी आ जाता है कि जब वो डेफर्ड इमिटेशन करता है, यानी अपने से बड़ों की नकल करता है, और फिर ट्रायल और एरर मेथड करके खुद से चीजें समझ रहा है। तो हमने समझा कि 2 साल के बच्चे में इनफ मैच्योरिटी आ जाती है। समझना, आप तो कम से कम बता ही सकते हो कि हाँ, दीदी ने हमें 6 स्टेजेस बताई और हर स्टेज में बताया कि बच्चे का दिमाग कैसे चलता है, बच्चे का दिमाग क्या है, कैसे चलता है। ठीक, तो इसका मतलब बच्चे का दिमाग कैसे चलता है ये हमें समझ में आ रहा है। यानी 2 साल तक का बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 साल तक के बच्चे के चिंतन होता है, तो तुम क्या कहोगे कि दीदी नहीं होता, चिंतन होता है। क्यों? क्योंकि तुमने 6 स्टेजेस जो पढ़ी उनमें तुमने देखा वस्तु स्थायित्व जैसी चीज कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, ट्रायल और एरर मेथड के माध्यम से सीख रहा है, तो उसमें चिंतन होता है। अब सेकंड स्टेज जो जीन पियाजे जी ने बताई वो थी प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से लेकर 7 साल। अब देखो यहां तुम्हें एक चीज समझनी होगी, संक्रिया का मतलब क्या होता है। जिस दिन तुम समझ गए संक्रिया का मतलब ऑपरेशन होता है, और संक्रिया और ऑपरेशन का मतलब होता है तार्किक चिंतन, तो तुम ये समझ जाओगे कि प्री ऑपरेशनल का मतलब हो गया कि इस अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता। ऑपरेशनल का मतलब तार्किक चिंतन, तो प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या हो गया, तो तुम समझ जाओगे प्री ऑपरेशनल का मतलब हो गया, प्री ऑपरेशनल का मतलब तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था। क्या कहोगे बेटा जी? यानी बच्चा जो है चिंतन तो कर रहा है, चिंतन तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया, लेकिन बच्चे का जो चिंतन है वो लॉजिकल नहीं है, तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था। क्या कहोगे गुड्डा? तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था। तो जब भी तुमसे पूछा जाए बच्चा तार्किक चिंतन कब करता है, तो कहना तीसरी स्टेज में करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दूसरी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन नहीं करता, वो तार्किक चिंतन से पहले की स्टेज है। इस स्टेज की विशेषताएं क्या क्या हैं बेटा जी? तो इस स्टेज की विशेषताएं या स्पेशलिटीज कौन कौन सी रहेंगी? तो आप कहोगे कि इस स्टेज की विशेषताएं या स्पेशलिटीज
कुछ लिमिटेड स्पेशलिटीज और कुछ लिमिटेड विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कौन सी विशेषताएं, कौन सी स्पेशलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो आप सिंपल सरल शब्दों में मुझे कहोगे कि दीदी इस स्टेज में हमारी सबसे बड़ी विशेषता या स्पेशलिटी ये होती है कि बच्चा जो है उसमें हमें जीववाद देखने को मिलता है। अच्छा रुको, इस स्टेज को पहले दो भागों में बांटते हैं कि तुम्हारा जो एग्जाम का नेचर है ना उसको देखना है ना। इस स्टेज को दो भागों में बांटा जाता है। हाँ, इस स्टेज को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक है 2 से लेकर 4 साल की, एक है 2 से लेकर 4 साल जिसको हम कहते हैं प्राक संप्रत्यात्मक, प्राक संप्रत्यात्मक, प्रत्य का मतलब होता है कंसेप्ट, संप्रत्यात्मक अवस्था। इसको आप बोलोगे प्री कंसेप्चुअल स्टेज। संप्रत्य का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट बनाना किसी चीज के बारे में। प्री कंसेप्चुअल स्टेज ये होती है 2 से लेकर 4 साल का बच्चा इस स्टेज में रहेगा। और दूसरी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं अंतरदर्शी अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज, अंतरदर्शी अवस्था, जिसको आप क्या कहोगे बेटा जी? इंट्यूशन होता है ना, इंट्यूटिव स्टेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्यूटिव स्टेज हम कहेंगे। ये कब से कब तक होती है बेटा जी? 4 से लेकर 7 वर्ष में ये वाली देखने को मिलती है। ठीक, तो इसको भी दो भागों में बांटा बेटा हमने। एक को हमने क्या बोला? एक को हमने बोला प्री कंसेप्चुअल यानी प्राक संप्रत्यात्मक। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एज में बच्चा कंसेप्ट नहीं बनाता, कंसेप्ट से पहले की अवस्था। और दूसरी का हमने नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा जी? दूसरी का हमने नाम दिया अंतरदर्शी अवस्था, इंट्यूशन स्टेज 4 से लेकर 7 साल की। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में 2 से लेकर 4 साल का बच्चा है। तो यहां विशेषताएं हैं, उनमें से एक विशेषता है जीववाद। कौन सी? जीववाद यानी एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। तो आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों को आप ये बोलते हो कि बेटा अरे आप नहीं बेटा दवाई ले लो, दवाई ले लो, नहीं मैं नहीं ले लो। उसका फेवरेट टॉय उठा के आप कहते हो आप दवाई ले लो, वाओ आप ही मेरे राजा बेटा हो, वाओ आप ही मेरे प्यारे बाबू हो। बच्चे को जलन महसूस होती है, वो समझ रहा है ये जिंदा है, मेरी माँ इससे लाड़ लड़ा रही, मेरे को छोड़ दिया। फट से आएगा मम्मी आ दवाई ले ली। जीववाद, मम्मा मैं भी काओ मेरे संग नहाई नहाई करेगी। काओ का टॉय जो है उस संग में नहाई नहाई करने जा रहा है ना। और उसके साथ कि मम्मा वो है ना, मैं भी ब्रश करूंगा, मेरा टेडी भी ब्रश करेगा। टेडी को भी ब्रश हो रहा है, टेडी के भी बाल बन रहे हैं, टेडी को कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं। और तो बोलो टेडी बेचारा नहा भी रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है ये तो मेरा दोस्त है, अब अकेला मैं ही क्यों नहाऊंगा, तू भी नहा भाई, है ना। तो क्या रहता है? निर्जीव वस्तुओं को, एनिमिज्म, सजीव। तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। क्या कहोगे? कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? सजीव समझता है। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? सजीव समझता है। क्या करता है बेटा जी? तो कहोगे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? सजीव समझता है। तो पहली विशेषता ये हो गई जीववाद। और क्या बताएं बेटा जी? दूसरी विशेषता लिखो। जीववाद के अलावा दूसरी विशेषता होती है जिसको आप कहते हो अहम केंद्रितता। क्या कहते हो? अहम केंद्रितता यानी सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा जी? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के केवल एक ही पहलू को देखता है। सेंट्रलाइजेशन तो क्या कहोगे? किसी भी, है ना, किसी भी घटना के केवल एक ही पहलू को देखता है। किसी भी घटना, वस्तु के क्या करता है? केवल एक ही पहलू को देखता है। केवल इसको देखता है, केवल एक ही पहलू को देखता है, एक ही पहलू को, एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देता है, एक ही पहलू पर ध्यान देता है, एक ही पहलू पर क्या करता है बेटा जी? तो आप कहोगे केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो आप कहोगे इसके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है दीदी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन तो केंद्रीकरण हो जाएगा। शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अहम केंद्रितता ईगो सेंट्रिसिज्म होगा। शुक्रिया लाड़ो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या होगा? ईगो सेंट्रिसिज्म।
ईगोसेंट्रिसिज्म, सॉरी माफी चाहूंगी, ये उसमें आएगा, अंतर्दर्शी में आएगा, अहम केंद्रितता। इसको सही कर लेना बेटा जी, मैंने लिखा इसको अहम केंद्रितता, लेकिन इंग्लिश में इसको सेंट्रलाइजेशन के तौर पर एक्सप्लेन किया। अहम केंद्रितता, खुद पर केंद्रित होना, ईगोसेंट्रिसिज्म। उसको लगता है हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। क्या लगता है? हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। क्या लगता है? हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। चिड़ोकला टाइप का हो जाता है, हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। इसको राजा बनने का बड़ा शौक है बेटा जी, हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। उसको क्या लगता है? हर वस्तु मेरे इर्द गिर्द घूमती है। तो ये यहाँ क्या कहता है? मम्मी आपको पता है, मैं जब स्कूल बस से है ना स्कूल जाता हूँ ना, तो सारे पेड़ मेरे संग संग चलते हैं। तो मतलब तू ही है भैया ब्रह्मांड का एकमात्र सेंटर, सारी वस्तु तेरे इर्द गिर्द घूमेगी, सेल्फ सेंटर्ड है। तो इसको क्या लगता है? जब मैं बस में स्कूल जाता हूँ तो बस तेज चलती है। जब मैं बस में स्कूल जाता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ? बस में स्कूल जाता हूँ, जब मैं बस में स्कूल जाता हूँ, बस में स्कूल जाता हूँ, तो सारे पेड़ मेरे साथ साथ चलते हैं। लगता है ना? जब मैं बस से स्कूल जाता हूँ तो सारे पेड़, क्या कहेगा ये? तो सारे पेड़ मेरे साथ साथ चलते हैं। तो सारे पेड़ कैसे चलते हैं? मेरे साथ साथ चलते हैं। तो सारे पेड़ कैसे चलते हैं? मेरे साथ साथ चलते हैं। सारे पेड़ कैसे चलते हैं बेटा जी? तो कहोगे सारे पेड़ मेरे साथ साथ चलते हैं। मतलब जब मैं चलता हूं तो सूरज चलता है, जब मैं चलता हूं, मैं दौड़ता हूं तो चांद भी चल रहा होता है। तो ये ईगोसेंट्रिसिज्म है यार, खुद ही में खोया हुआ है। इसको लगता है पूरी दुनिया के सेंटर में ही हूं, मैं जो कह दूं वही वाला मामला है। तो इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। और क्या करता है बेटा जी? तो आप कहोगे इस स्टेज में बच्चा संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। और क्या विशेषता है? संकेतों व प्रतीकों का प्रयोग। इसका मतलब क्या है बेटा जी? संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग, इसका मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है ना, वो यूज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का यूज करता है, यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों का, सिग्नल्स का, संकेतों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का। मतलब इस एज में बच्चा कहता है, आप इसका कूड़ा, इसने अलग अलग कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया होगा घर के अंदर, तो क्या कहेगा? आप इससे पूछोगे कि बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या लेके जा रहे हो? मम्मा ये तो जो है ना, ये जो है ना, ये तो ना मम्मा, ये तो मेरा वो है, मेरी ट्रॉली है। आप उसको फेंक नहीं सकते यार, आप उसको फेंक नहीं सकते, वो उसकी क्या है? ट्रॉली है। प्रतीकों का प्रयोग, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसमें संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग। इसको आटा दो तो ये आटे से क्या बनाएगा? मम्मी ये देखो स्नेक बन गया। मतलब उसकी थोड़ी सी गर्दन ऐसे कर दी तो वो स्नेक बन गया, उसको थोड़ा ऐसे चौड़ा दिया तो मम्मी ये क्या बन गया? तो तुरंत कह दिया कि मम्मी देखो ये बन गया, मेरी तितली बन गई, तितली बन गई मम्मी, तितली, तितली बन गई मम्मी, तितली। तो इसका मतलब संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे खुद प्रतीकों का प्रयोग करता है, घर घर खेलना, कि है ना पागल तेरे तो बाल लंबे हैं, तू मम्मी बनेगी मैं पापा बनूंगा, ठीक है ना। झाड़ू को अपनी तलवार कहना, प्रतीकों का प्रयोग कर रहा है। झाड़ू को क्या कहना? अपनी तलवार कहना। झाड़ू को क्या कह रहा है? अपनी तलवार कहना। झाड़ू को क्या कह रहा है? अपनी तलवार कहना, कि ये क्या है? मेरी तलवार है, ठीक है ना। ये मेरी तलवार आ गई, ये क्या है? ये मेरी तलवार है, ये चल रहा है। इसके अलावा क्या चल रहा है बेटा? वही जो मैंने बताया, आटा दे दिया तो मेरी तितली बन गई, तितली बन गई, ये वाला मामला होगा। तो संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करता है इस एज में बच्चा, है ना। इसके अलावा ईगोसेंट्रिसिज्म हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें इसमें बच्चे में क्या देखने को मिलता है बेटा जी? जीववाद। आपको क्या देखने को मिलता है? जीववाद भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इंट्यूशन स्टेज में आते हैं, अंतर्दर्शी अवस्था, इसका मतलब ये हर चीज के प्रति इसकी अपनी एक सोच है, समझ है ना। तो हाँ, तलवारे सुलेमानी हो गई। तो इंट्यूशन की स्टेज में है, यानी ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ से क्या करता है? तर्क लगा रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ से तर्क लगा रहा है। तो अंतर्दर्शी अवस्था, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है कि ये साधारण, क्योंकि 4 से लेकर 10 साल का बच्चा है तो साधारण जोड़ घटाव कर लेगा। 4 से लेकर 7 साल तक की उम्र में साधारण जोड़ घटाव, है ना, वह मल्टीप्लाई, गुणा भी कर लेगा, वह गुणा भी कर लेगा, लेकिन उनके पीछे के नियम नहीं जानता, लेकिन उनके पीछे के नियम नहीं जानता। ऐड कर लेगा लेकिन इतना लॉजिक नहीं आया, लेकिन उनके पीछे के नियम नहीं जानता कि मैं इनको जोड़ रहा हूं तो ये कैसे जोड़ रहा हूं, नियम क्या लग रहा है, नियम नहीं जानता।
उनके पीछे के क्या नहीं जानता, तो आप कहोगे नियम नहीं जानता। ठीक बेटा जी। दूसरा, इस स्टेज में आप इस बच्चे में ये देखते हो कि इसमें ना किसका अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। किसका? संरक्षण का अभाव होता है। संरक्षण का अभाव यानी इसके अंदर आपको लैक ऑफ कंजर्वेशन देखने को मिलता है। अब आप कहोगे दीदी ये क्या होता है, बताते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब, और तीसरी चीज और बताती हूं, अपलटावीकरण। क्या देखने को मिलता है? अपलटावीकरण। अपलटावीकरण या जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुत्क्रमणशीलता। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणशीलता, जिसको आप इररिवर्सिबिलिटी भी कहते हो। अनुत्क्रमणशीलता जिसको आप क्या कहते हो बेटा जी? इररिवर्सिबिलिटी भी कहते हो। ये सब इस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। अब इनका मतलब समझो। अब देखो बेटा जी, जैसे मैंने ये कहा कि साधारण जोड़ और घटाव और गुणा कर लेगा, लेकिन पीछे के नियम नहीं जानता। इसका मतलब और क्या कहेंगे भैया जी? इसका मतलब ये जो बच्चा है इसमें अभी लॉजिक नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। बिल्कुल समझ, बिल्कुल ठीक बात, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। तो वो ऐड कर लेगा लेकिन पीछे की लॉजिक नहीं जानता। आप पूछोगे तो बता भी नहीं पाएगा कि कैसे जोड़ रहे हो। संरक्षण नहीं कर पाता। संरक्षण का अभाव मतलब उसके पास इतना लॉजिक नहीं है। नहीं, यहां क्यों करेगा बेटा जी? विलंबित अनुकरण यहां क्यों करेगा? कल क्या बताया था मैंने? कल बताया था ना कि विलंबित अनुकरण, अपने से बड़ों की नकल, डेफर्ड इमिटेशन कहां करेगा? कल कहां बताया था? सेंसरी मोटर स्टेज में। कल ही क्लास में बताया है ना? कल ही क्लास में बताया है ना गुड्डा? तो कल क्लास में जब तुमको ये वाली बात बताई है कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में विलंबित अनुकरण करता है और पूरी अच्छी तरीके से तुम्हें रिवाइज भी कराई है, तो फिर कैसे गड़बड़ी कर रहे हो बेटा जी? कैसे गड़बड़ी कर रहे हो भाई? इसको गड़बड़ मत करो, ठीक है ना? हाँ, सेंसरी में करता है। संरक्षण का अभाव मतलब इस स्टेज में इसके अपने अपने लॉजिक चल रहे हैं। इसके अपने क्या चल रहे हैं? अपने लॉजिक चल रहे हैं। मतलब कैसे दीदी? संरक्षण का अभाव मतलब अपने लॉजिक कैसे? ऐसे समझो कि क्यूरियोसिटी तो हर स्टेज में होगी बेटा। आप ये थोड़ी ना कह सकते कि किस स्टेज में क्यूरियोसिटी होती है। सभी स्टेज में क्यूरियोसिटी है। सेंसरी मोटर में जब आप 5वें चरण में उठा उठा के चीजें फेंक रहा था और साउंड सुन रहा था, तो क्या क्यूरियोसिटी नहीं थी? कल ही तो पढ़ा था आपने। रिवाइज साथ ही साथ करा करें, क्योंकि इस संडे जब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उसमें जीन पियाजे ही उठाऊंगी, मैं उसमें वाइगॉट्स्की ही उठाऊंगी, और इन पे आपकी बेस्ट तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब इनको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बेटा ई नोट्स में क्या लिखा है उसको देखने की जगह जो मैं खुद अपने हाथों से लिखा रही हूँ उसको देखोगे ना, है ना? उसको देखोगे ना, खुद बताओ। जो मैं क्लास में समझा रही हूँ, ई नोट में तो मिस प्रिंट भी हो सकता है, लिखने वाले ने नहीं ध्यान दिया, आगे पीछे कर दिया, लेकिन तुमने बैच में अपने आप को एनरोल किया, क्लास भी ले रही हो लाडो, तो इसका मतलब जो यहाँ खड़े होके बताएगा वो कहाँ बताएगा? नहीं, अरे यार वो मुझे वो दिखती जी जा रही थी तो मैं उसको हटा रही थी वहां से, तो वो क्या बताएगा? तो जाहिर सी बात है ना? जाहिर सी बात है ना, टीचर ही तो ठीक बताएगा। ठीक है, अब देखो संरक्षण का अभाव का मतलब इस बच्चे से तुमने कहा और बेटा कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो तुमने कहा हाँ। अब तुम कोल्ड ड्रिंक का एक क्या लेकर आए बेटा? पूरी की पूरी तुम बॉटल ले आओ 600 ml वाली। अब तुमने वो 60 ml वाली, अब वो बॉटल जो है कोल्ड ड्रिंक की, तुमने कहा कि ठीक है बेटा, अब घर में उसका छोटा बहन भाई भी है, बड़ा बहन भाई भी है। अब 2 ग्लास रखे हुए हैं, एक कैसा लगा हुआ है? एक पतला रखा हुआ है और एक रखा हुआ है मोटा। अगर पतला ग्लास है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक जब हम भरेंगे, क्योंकि वो पतला है, दोनों में हम बराबर कोल्ड ड्रिंक डालें, लेकिन जो पतला ग्लास है उसमें जल्दी ऊपर भरा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जल्दी से बताओ। ऊपर भरा हुआ दिखेगा, ठीक है ना? तो जब ऊपर भरा हुआ दिखेगा तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा ये वाली मैं लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि इसमें ज्यादा है। और जो चौड़ा ग्लास है उसमें क्या रहेगा? कम भरा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक उतनी है लेकिन वो चौड़ाई में ज्यादा है। तो इसका मतलब इसको लगेगा ये वाली क्या है? ये वाली कम है, तो मैं तो यही वाली ज्यादा लूंगा। यानी इसे बोलते हो आप क्या? सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हो? सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हो बेटा जी इसको? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीयकरण। यानी किसी भी चीज के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देगा। क्या होगा? किसी भी, तो केवल लंबाई पर ध्यान दे रहा था ना, किसी भी वस्तु के। अच्छे से रट मारना, संडे को टेस्ट होगा।
किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देगा, किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देगा, किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू, घर पे बस हल्का सा रिवीजन करना है आपको, एक ही पहलू पर ध्यान देगा, जीवन सफल बनवा दूंगी, गारंटी है मेरी। एक बार मेरे कहने से, जैसे मैं पढ़ाऊं, ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ाऊं बिल्कुल वैसे पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार मेरे कहने पर, एक बार मेरे कहने पर जैसे मैं पढ़ाऊं उसको एक बार वैसे पढ़ लो, कसम से तुम हर एग्जाम में जहां सीडीपी आएगी फोड़ दोगे एक बार। तो केंद्रीकरण, किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा जी, तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे, एग्जाम्पल में लिखो, इसी तरफ का है ना, तो एग्जाम्पल में लिखो कि दो है ना ग्लास है, एक लंबा एक चौड़ा, दो ग्लास, एक कैसा है, एक है लंबा, एक कैसा है बेटा जी लंबा, दूसरा कैसा है गुड्डा, तो कहो दूसरा है चौड़ा, है ना। दोनों में समान मात्रा में जूस डाला जाता है, दोनों में क्या करा जाता है, दोनों में समान मात्रा में क्या डाला जाता है, दोनों में समान मात्रा में जूस डाला जाता है, दोनों में समान मात्रा में क्या डाला जाता है बेटा जी, जूस डाला जाता है, दोनों में समान मात्रा में जूस डाला जाता है ना, जूस डाला जाता है। लेकिन बच्चे का, लेकिन बच्चा किस ग्लास को लेगा, लेकिन बच्चा लंबे ग्लास को लेगा, लेकिन बच्चा किस ग्लास को लेगा, लंबे ग्लास में जूस को ज्यादा बताएगा, लंबे ग्लास में जूस को ज्यादा बताएगा, जूस को ज्यादा बताएगा। क्यों बता रहा है, क्योंकि वो ऊपर भरा हुआ दिख रहा है ना, वो ऊपर भरा हुआ दिख रहा है, वो पतला है ये नहीं देखेगा। ध्यान किस बात पर देगा, ध्यान किस बात पर देगा, ध्यान एक ही बात पर देगा, ठीक है ना। ध्यान किस बात पर देगा, किस बात पर देगा, ध्यान एक ही बात पर देगा, और वो बात क्या होगी, ध्यान इस बात पर होगा कि भाई ये तो ऊपर तक भरा हुआ है। ये नहीं देखेगा कि ये पतला है भाई, ये नहीं देखेगा कि ये पतला है, ये देखेगा कि ये तो ऊपर तक भरा हुआ है। और चौड़े वाले में ये नहीं देखेगा कि भाई ये चौड़ा है, मात्रा बराबर है इसीलिए विस्तारण नहीं मानेगा। यानी किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे रहा है, इसको बोलते हैं केंद्रीकरण, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। समझ में आया सबको, समझ में नहीं आया अपना नुकसान करोगे, क्योंकि जिस भी बच्चे का दिमाग आज पढ़ने की जगह 10 कदम आगे चल रहा होता है कि ये करा देना वो करा देना, अपना नुकसान करता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, संरक्षण का मतलब, अगर ये इतना ही समझदार होता बुड्ढा, अगर इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, अगर ये बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देता कि ये लंबा है ये चौड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये इस बात को समझ पाता, इसमें संरक्षण होता। यानी जब बच्चा ये समझ पाए, जब किसी चीज में कुछ जोड़ा नहीं गया, कुछ घटाया नहीं गया, तो आप सिर्फ उसका शेप बदल सकते हो, साइज बदल सकते हो, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा तो उतनी रहेगी, क्योंकि न तो आपने कुछ जोड़ा ना आपने कुछ घटाया। तो अगर इस बच्चे में संरक्षण होता तो जाहिर सी बात है वो केंद्रीकरण तो नहीं होता। तो इसीलिए संरक्षण नहीं है, इसीलिए केंद्रीकरण कर रहा है। अगर संरक्षण होता तो ये जानता कि दोनों में बराबर मात्रा है। कोई इससे पूछता, कैसे कहेगा, देख ये लंबे गिलास में तो ऊपर तक यहां तक जूस भरा हुआ है ना, इतना ही खाली है, और चौड़े गिलास में देख इतना खाली है। तो ये तुरंत के तुरंत उसे वापस उसमें पलट कर दिखा देता, जिस ग्लास से इसमें डाले गए थे बराबर वाले ग्लास से, उसी में पलटकर दोबारा दिखा देता और कह देता कि मात्रा में न तो पहले कुछ जोड़ा गया था तब से अब तक में, न कुछ घटाया गया, तो केवल शेप बदल गया। आपने बर्तन बदला तो जूस का शेप बदल गया, यानी पहले आपने बराबर आकार के ग्लासेस में रखा हुआ था, अब आपने पतले ग्लास में एक को डाल दिया, एक को चौड़े में डाल दिया, तो केवल शेप बदला, केवल साइज बदला, लेकिन मात्रा बराबर रहेगी। तो उसमें क्योंकि केंद्रीकरण है तो संरक्षण तो आ ही नहीं सकता। इतनी लॉजिकल बात ये बच्चा कैसे कर पाएगा? जो बच्चा केवल एक ही चीज पर, एक ही वस्तु पर ध्यान दे रहा है, एक ही पहलू पर ध्यान दे रहा है, केवल लंबाई पे अटक गया, तो वो जब इतना लॉजिक है ही नहीं उस पे, तो वो पलटना कैसे जानेगा चीजों को, वो ये कैसे जानेगा, ये लॉजिक कैसे लगाएगा संरक्षण कंजर्वेशन का, कि अगर किसी चीज में कुछ जोड़ा नहीं गया और घटाया नहीं गया तो उसकी मात्रा तो सेम रहेगी, चाहे शेप बदल दो चाहे साइज बदल दो। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे इस बच्चे के से पूछा जाए क्वेश्चन कि बेटा ये देखो ये लोई है, लोई सब जानते हैं, मम्मी आटा लगाती है, लोई तोड़ती है, पेड़ा है ना, और उसी लोई को मम्मी परोथन लगा के बेल देती है। अब इस बच्चे से अगर तुम पूछोगे कि बेटा बताओ आटे की लोई बड़ी है या बेली हुई रोटी बड़ी है ना, किसमें कौन सी ज्यादा है, तो क्या बताएगा, ये वाली ज्यादा है। क्यों?
ये नहीं देख रहा कि आटे की लोई छोटी थी लेकिन मोटी तो थी, लेकिन कैसी थी, मोटी थी। और जो बेली हुई रोटी है वो पतली है लेकिन बड़ी है, चौड़ी दिख रही है। तो ये केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है। तो ये क्या बोलने लगेगा, ये बोलने लगेगा नहीं ये वाली बड़ी है। अगर इसमें, क्योंकि एक ही केंद्रीकरण है ना इसीलिए, लेकिन अगर इसमें संरक्षण होता, इसके अंदर ये बुद्धि होती, कंजर्वेशन होता, तो क्या कहता, इस आटे की लोई में न एक्स्ट्रा आटा आपने जोड़ा है, न ही इसमें से आटा आपने निकाला है, उसी लोई को लेकर आपने बस बेल दिया, तो केवल शेप में परिवर्तन है, साइज में परिवर्तन है, मात्रा में परिवर्तन नहीं है। बोलता कि नहीं बोलता? तो कंजर्वेशन का मतलब कि भैया बच्चा ये जानने लगे कि किसी चीज के शेप और साइज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ जोड़ा नहीं, उसमें कुछ घटाया नहीं, तो उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये चीज इस बच्चे के अंदर, ये लॉजिक बच्चे के अंदर अभी होता नहीं है। अगर होता तो ये चीजों को पलट पाता, है ना। अगर होता इसके अंदर तो ये क्या कर पाता, रिवर्स कर पाता। ये कोई इससे कहता कि नहीं नहीं ये पतली वाली जो है वो बड़ी कहाँ है, ये छोटी वाली बड़ी है, या ये दोनों है ना क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये बड़ी वाली ही बड़ी है, मतलब बेली हुई रोटी बड़ी है। अगर इसको पलटना आता, उसमें लॉजिक होता, तभी तो पलटना जानेगा। पलटना, पलटावीकरण, रिवर्सिबिलिटी कब आएगी, जब लॉजिक होगा, जब संरक्षण होगा, जब एक चीज पर फोकस ना करके एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान दोगे। तो ये क्या कहता, अरे उतनी ही है जितनी आटे की लोई थी, उतनी ही बेली हुई लोई भी है। कोई कहे नहीं 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 ऐसे नहीं, अरे तुरंत उस बेली हुई रोटी को लिया, उसका पेड़ा दोबारा बनाया और ये कह दिया देख लो सेम है ना, उतनी ही ग्राम की है ना, पहले भी 10 ग्राम की थी अब भी 10 ग्राम की है। तो तुरंत बता देगा, पलट के बता देगा, ले वापस अपनी मूल स्थिति में पहुंचा दो। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए ये समझ चाहिए, संरक्षण जिसे बोलते हैं, कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं। ये तो बच्चा केंद्रीकरण का, न पलटने वाली चीजों का शिकार बैठा हुआ है। ठीक सा, क्लियर हो गया बेटा जी, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और करता है ये, पारगमन। पारगमन या सहज अनुमान। क्या करता है, पारगमन या आप कहेंगे सहज अनुमान। क्या कहेंगे, पारगमन या क्या कह लो, सहज अनुमान। पारगमन या सहज अनुमान को हम बोलते हैं ट्रांजिट। क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रांजिट बोलते हैं। पारगमन या सहज अनुमान का मतलब क्या होता है बेटा जी, पारगमन या सहज अनुमान का मतलब ये चीजों के पीछे अपने लॉजिक देता है, मतलब इसके मासूम से तर्क होते हैं चीजों के पीछे, है ना, इसके अपने अनुभवों के आधार पर चीजों के पीछे के कारण बताना। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये होगा, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपने खुद के, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर बच्चा क्या करता है, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपने खुद के अनुभव के आधार पर, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चीजों के पीछे के कारण बताना। चीजों या घटनाओं के, कुछ भी कह लीजिए, चीजों या घटनाओं के पीछे के कारण बताना। चीजों या घटनाओं के पीछे के क्या बताना, चीजों या घटनाओं के पीछे के क्या बताना, कारण बताना। चीजों या घटनाओं के पीछे के कारण बताना, है ना, क्या करना, चीजों या घटनाओं के पीछे के कारण बताना, है ना, अपनी समझ के हिसाब से चीजों या घटनाओं के पीछे के क्या बताने हैं, कारण बताने हैं। जैसे जैसे इससे पूछा जाए बारिश क्यों होती है, क्या पूछा, बारिश क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, तो क्या जवाब देगा पता है ये, आपने इससे पूछा बारिश क्यों होती है, तो इसने जवाब दिया भगवान जी कंधे पर बाल्टी धो रहे थे और फिर भगवान जी का पैर फिसल गया, भगवान जी गिर गए, अब बाल्टी का पानी गिर गया, इस वजह से बारिश होती है। इसने अपने घर में देखा होगा पिताजी माताजी के कहने पे पानी कंधे पर धो रहे होंगे, पिताजी गिर गए होंगे, पानी फैला होगा, माताजी ने कहा होगा पूरे घर में बारिश बारिश सी कर दी पानी की, इसको लगा बारिश ऐसे ही होती है। तो बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर अपनी चीजों घटनाओं के पीछे के कारण बताता है। बारिश क्यों होती है, तो क्या उत्तर देगा बच्चा, इस एज में बच्चा उत्तर देगा, क्या उत्तर देगा कि भगवान जी जो हैं, क्या कहेगा, भगवान जी कंधे पर बाल्टी धो रहे थे, कंधे पर क्या कर रहे थे, भगवान जी कंधे पर बाल्टी ढोना जिसे बोलते हैं, ढो रहे थे, है ना, ढो रहे थे और उनका पैर फिसल गया, उनका पैर फिसला, क्या हो गया बेटा, उनका पैर फिसला, उनका क्या हो गया, पैर फिसला, और उनका पैर फिसला तो पानी नीचे गिर गया और बारिश हो गई, पानी नीचे गिरा और बारिश हो गई,
पानी नीचे गिरा और क्या हो गई, वह बारिश हो गई। ठीक है ना, उनका पैर फिसला तो पानी नीचे गिरा, वह बारिश हो गई, वह बारिश हो गई। तो क्या कहेगा, ऐसे होती है बारिश। क्या कहेगा, बारिश ऐसे होती है। तो इसका अपना सहज अनुमान है, इसका अपना पारगमन है। इसका मतलब ये चीजों के पीछे अपने अनुभव के आधार से कोई कारण बताता है। इलॉजिकल अवस्था तो हमने कहा ना, इतना लॉजिक नहीं होता, तो जाहिर सी बात है इसके अपने तर्क हैं यार, जो इसने अपनी दुनिया में देखे हैं उन चीजों के आधार पर इसके तर्क हैं। कोई दिक्कत, एक बार पूरा खत्म हो गया, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करो। देखो भाई, जीन पियाजे साहब की दूसरी स्टेज का नाम है, मेरे साथ साथ बोलो, इसीलिए कमेंट बंद किए हैं, तुम्हारी खुरापाते बंद रहेंगी। प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन या संक्रिया का मतलब होता है तर्क, प्री ऑपरेशनल का मतलब तर्क से पहले की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 साल का बच्चा। इस स्टेज में बच्चे के पास अपना तार्किक चिंतन नहीं है। इस स्टेज को भी 2 भागों में बांटते हैं, जो भी बच्चा पूरा ध्यान देगा एक एक चीज दिमाग में बैठेगी। एक को बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल, प्राक संप्रत्यात्मक, देखो नाम तो स्टेजेस के याद करने पड़ेंगे। एक को बोलते हैं प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, कंसेप्ट बनने से पहले की अवस्था, 2 से लेकर 4 साल का है। इस बीच ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, क्योंकि इसका कंसेप्ट नहीं बना ना कि ये देखो निर्जीव है, ये सजीव है। तो जीववाद एनिमिज्म देखने को मिलता है, संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करता है इस स्टेज में। इसी स्टेज में ये जो बच्चा है, इसी स्टेज में ये जो बच्चा है वो क्या करता है, ईगो सेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितता, इसको लगता है मैं केंद्र हूं। तो इसको लगता है मम्मी देखो मेरे पीछे पीछे चांद में चल रहा हूं ना, मम्मी देखो चांद भी मेरे संग चल रहा है, देखो मम्मी देखो। मम्मा मैं ना सुबह बस से स्कूल जाता हूँ ना तो सारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो मेरे पीछे पीछे डूबते हैं। तो इसका मतलब ईगो सेंट्रिसिज्म, खुद को सेंटर में समझता है, लगता है मैं ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हूं। फिर दूसरी स्टेज आती है, इसी के अंदर दूसरी सब स्टेज है जिसको हम बोलते हैं अंतर्दर्शी अवस्था या इंट्यूशन की स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज, 4 से 7 साल का। अब 4 से 7 साल का बच्चा लॉजिक लगाओ, ये जोड़ना घटाना ये सब शुरू कर चुका है, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप पूछो इनके पीछे के नियम क्या हैं तो ये नियम नहीं बता पाएगा। अगर आप पूछो इनके पीछे के नियम क्या हैं तो ये क्या नहीं बता पाएगा, नियम नहीं बता पाएगा। और क्या करेगा बेटा जी इस स्टेज में, इसको संरक्षण नहीं आता। क्यों नहीं आता, संरक्षण का अभाव है। संरक्षण का मतलब इतना लॉजिक बच्चे में पैदा हो जाए कि वो ये जाने कि अगर किसी चीज में मैंने कुछ जोड़ा नहीं, उसमें से मैंने कुछ घटाया नहीं, तो क्या होगा, तो उसका सिर्फ शेप बदल सकता है, उसका सिर्फ साइज बदल सकता है, लेकिन उसका मात्रा, उसकी क्वांटिटी बदलाव नहीं करेगी। ये चीज ये जानता नहीं है, तो संरक्षण का अभाव है। ये किसी भी चीज के केवल एक ही एंगल को, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, यानी केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन है। और ये न तो चीजों को पलटना जानता है, अनुत्क्रमणशीलता है इसके अंदर, अनुत्क्रमणशीलता या अपलटावीकरण है, चीजों को लॉजिकली पलटना नहीं जानता कि अरे ये चीज मूल रूप से ऐसी ही तो थी, पलट दो वापस ऐसी हो जाएगी, ये नहीं जानता इस बात को। ठीक है, तो जैसे 2 ग्लास आपने लिए और दोनों ग्लासों में आपने बराबर मात्रा वाले ग्लासों से जूस डाला, एक लंबा ग्लास है एक छोटा ग्लास है, तो ये कहेगा लंबे वाले में पानी जूस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि केंद्रीकरण, एक समय में एक ही वस्तु को देख रहा है। इसके अंदर संरक्षण होता तो ये क्या कहता, अरे भाई जब जिन ग्लासों से जिनमें बराबर मात्रा थी उनसे लंबे और चौड़े ग्लास में पानी जूस डाला गया है, तो जब उस जूस में हमने कुछ जोड़ा नहीं, उसमें से मैम ने कुछ निकाला नहीं, तो जब ये पहले बराबर थे तो अब भी तो चाहे लंबे में डालो चाहे चौड़े में डालो बराबर मात्रा होगी। ये नहीं जानता, अगर तो संरक्षण नहीं जानता, और अगर जानता होता तो वापस से जूसों को क्या कर देता, उन्हीं में डाल के दिखा देता, उन्हीं ग्लासेस में लंबे और चौड़े में से निकाल के वापस की देखो बराबर है। ये क्या करता है, हर चीज के पीछे अपना पारगमन ट्रांजिट करता है, अपना सहज अनुमान लगाता है, खुद के अपने इसके जीवन के अनुभवों के आधार पर कारण होते हैं कि बारिश क्यों हो रही है, भगवान जी जो है कंधे पर बाल्टी ढो रहे थे तो उनका पैर फिसल गया, पानी नीचे गिर गया, बारिश हो गई। मतलब कतई लुल्ल है ये, समझ रहे हो ना, कतई क्या है बेटा जी, लुल्ल बच्चा है, लॉजिक नहीं है, पागलपने वाली बातें करता है। तीसरी स्टेज पर आते हैं मूर्त और ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरी स्टेज क्या है बेटा जी, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी स्टेज क्या है बेटा जी, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं गुड्डा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। क्या कहते हैं गुड्डा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल।
कब से लेकर कब तक है? 7 से लेकर 11 वर्ष। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी 2 मिनट के लिए बोलने की आजादी देती हूँ, ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम्हें इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ, आजादी तुम्हें वापस मिलती है? बताओ। हम्म हम्म कल क्लास होगी या नहीं तुम बताओ? ले लूं कल क्लास? ले लूं? नहीं, पहले बताओ, 2 से लेके 7 साल वाली में कोई दिक्कत तो नहीं है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इलॉजिकल थिंकिंग खुद बताओ, अमन किस में आएगा? प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग किस में आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो प्री ऑपरेशनल में क्या आएगा? इलॉजिकल थिंकिंग आएगा। हाय अमन, अरे बेटी औलाद मेरी, लकीर के फकीर रह जाओगे हैं। नेक घुमा के कोई पूछ लेगा तो बता ना पाओगे। अरे लल्लू कहाँ कर रहा है लाला? भाई ये तो कह रहे हैं हम कि अपने अपने दिमाग की तुर्रम खाई छेड़ रहा है, बाय पतो ही ना है कि कोई चीज कैसे है रही है। लॉजिक बाकी अपने इलॉजिकल। अब जा बात में कौन सा लॉजिक है, मेरी बातें समझो। संरक्षण मैं अभी बता दूं। कोई आदमी जी कह रहा हो बारिश कैसे है रही है, तो क्या बता रहा हो कि भगवान जी जो है कंधा पे बाल्टी धो रहे और उनको पैर फिसल गो, भगवान जी गिर गए, पानी सबरो फैल गो और सुई बारिश है गई। जाते बड़ो इलॉजिकल का एग्जाम्पल दूं मैं? बता। इलॉजिकल ही तो कहेंगे, इलॉजिकल ही तो कहेंगे इसे। इलॉजिकल ही तो भयो कि कोई तर्क ना है, कोई लॉजिक ना है, अपने हिसाब से कारण बता दो भैया तूने। जाके पीछे कोई तर्क है कि भगवान जी पानी ढोए रहे, भगवान जी पानी ढोंगे पहली बात तो, फिर फिसल रहे हैं भगवान जी, फिर फिसल के भगवान जी पानी फैला रहे हैं, वाह जी वाह। तो क्या कहेंगे इस बात को? क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे कि भैया यही स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज ही क्या होती है? इलॉजिकल होती है। तो और ज्यादा बड़ी इलॉजिकल कहा बात होगी मेरे लाल कि तू समझेगा कि हमें इलॉजिकल बात है रही है। जेई तो होगी, जेई तो होगी, है ना? अभाव लिखा है अंजलि मैंने, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण। अपलटावीकरण, पलटावीकरण नहीं, अपलटावीकरण। संरक्षण का होना नहीं, संरक्षण का अभाव लिखा है। समझना, समझना है अंजलि। लकीर के फकीर मत बना करो मेरी क्लास में, पूरा बुद्धि को खोल के आया करो कि मैं तुम्हें अगर ट्विस्ट में डालूं तो तुम लॉजिक लगा पाओ। तुम भी कतई प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो औलाद हो, हैं? अंजलि अब बताइयो दिमाग लगा के, दोनों में कहा अंतर है? लाली ऐसी बात अन्य कर रही है, छोरी यूं कह रही है दीदी संरक्षण तो तुमने मूर्त में पढ़ाया हो, तो लाली मैं प्री में कहा पढ़ा रही हूँ? संरक्षण को अभाव पढ़ा रही हूँ। अभाव मतलब संरक्षण ना है, मतलब जायज ये समझ लियो कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि बेटा लो 7 से लेकर 11 साल की उम्र में तुम्हें स्कूटी चलाने को मिलेगी, तो मैं ये कहूंगी ना कि 2 से लेकर 7 साल की उम्र में स्कूटी का अभाव था। तो अगर मैंने जी कह दी ये अभाव है, तो जीव तो देख ले लाली कि बा में स्कूटी शब्द ना आ रहा हो, बाकी पीछे अभाव भी तो आ रहा है। तो संरक्षण क्यों देख रही है गुड़िया? ये भी तो देख, उसके पीछे मैंने अभाव लिखा है, मतलब संरक्षण नहीं। आओ अब इधर आओ, बताऊंगी जानवी लॉजिक कैसे लगाते हैं। इलॉजिकल औलादों आओ। अब देखो गुड्डा, बोलने की आजादी छीनी जाती है पुनः, आ जाओ, है ना? हाँ, अभाव मतलब कमी, बिल्कुल। बता लाली ऐसी बात अन्य कर दे रही है। अब समझ। ठोस यानी मूर्त, यानी क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसका मतलब ऑपरेशनल तो हो गया, उसके आगे प्री नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये लॉजिक लगाएगा। तो ये कौन सी स्टेज है? लॉजिक, यानी लॉजिकल अवस्था, लॉजिकल चिंतन की अवस्था। तो अब भाई साहब इसके लॉजिक लगेंगे, है ना? अब ये लॉजिक लगा के बात करेगा, लॉजिकल चिंतन की अवस्था यानी तार्किक चिंतन की अवस्था। लेकिन इसमें भी झोल है बेटा, ये जो लॉजिक लगेगा केवल मूर्त चीजों पर लग पाएगा, ये जो तार्किक रूप से चिंतन करेगा केवल मूर्त चीजों पर, लॉजिक चिंतन की अवस्था। लेकिन तार्किक चिंतन केवल ठोस वस्तुएं जो मूर्त होती हैं, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, पहचान सकते हो, उन पर लगेगा। लेकिन तार्किक चिंतन केवल किस पर कर पाएगा? लेकिन तार्किक चिंतन केवल किन पर? ठोस वस्तुओं, जिनको आप बोलते हो कॉन्क्रीट, केवल ठोस मूर्त यानी कॉन्क्रीट वस्तुओं पर कर पाएगा। किस पर कर पाएगा? ठोस मूर्त यानी कॉन्क्रीट वस्तुओं पर, चीजों पर कर पाएगा, जो दिखाई दे रही है वस्तुओं पर कर पाएगा। किस पर कर पाएगा?
कॉन्क्रीट होंगी, जो कर पाएगा, जो लॉजिकल चिंतन किन पे कर पाएगा, जो चीजें ठोस दिखाई दे रही है, मतलब सामने दिखाई दे रही है गुड्डा, मतलब मूर्त दिखाई दे रही है, छूकर, आंखों से देखकर, महसूस करके, जिनको आप पता लगा सकते हो। ये नहीं कि अगर एलियन आ जाए तो क्या होगा, मतलब कतई एलियन देखे नहीं, हवाबाजी चल रही है, ऐसे अमूर्त विचार नहीं, ठीक, मूर्त चीजों पर लॉजिक लगा पाएगा। तो यहां इस बच्चे में क्या क्या पैदा होगा, 3 चीजें। इसमें बच्चे में 3 विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। 3 विशेषताएं तो मुख्य हैं, बाकी भी मिलेंगी। 3 विशेषताओं में पहली विशेषता है संरक्षण। अब समझो, जो पहले संरक्षण का अभाव था, अब वो संरक्षण यहां आ जाएगा। कंजर्वेशन, संरक्षण। अब इस स्टेज में बच्चा संरक्षण यानी कंजर्वेशन कर पाएगा, यानी बच्चा ये जान पाएगा, बच्चा यह जानता है। क्या जानता है बेटा जी बच्चा? तो कहोगे बच्चा यह जानता है कि अगर किसी चीज में, क्या कहोगे, बच्चा ये जानता है कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा नहीं गया, बच्चा ये जानता है कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा नहीं गया, क्या जानता है कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा नहीं गया, नहीं घटाया गया, जोड़ा नहीं या घटाया नहीं गया, अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा नहीं या घटाया नहीं गया, तो उसका आप दबा दो तो उसका शेप और साइज बदल सकता है ना। तो केवल उसका, अगर आपने उसमें कुछ जोड़ा ही नहीं, घटाया नहीं, तो मात्रा कैसे बदलेगी? तो केवल उसका शेप और साइज बदल सकता है। तो केवल उसका क्या बदल सकता है बेटा जी? तो कहोगे तो केवल उसका शेप और साइज बदल सकता है, केवल उसका शेप और साइज बदल सकता है, केवल उसका शेप और साइज बदल सकता है, न कि मात्रा। इसको कहते हैं कंजर्वेशन, न कि मात्रा, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। ये समझ बच्चे में पैदा होगी, बच्चा ये जानता है इस स्टेज में। लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में संरक्षण का अभाव था, यानी उसको ये समझ ही नहीं थी कि भाई अरे 2 बराबर के ग्लासों में जूस रखा था और एक लंबे ग्लास में और एक चौड़े ग्लास में उस जूस को डाला। तो भाई जब मैंने पहले बराबर था जूस, आपको दिख रहा था, 2 नॉर्मल सेम साइज के ग्लासेस में जूस था, दोनों में बराबर दिख रहा था सबको। तो भाई जब मैंने उन बराबर के जूसेस में से न तो जूस निकाला, न उसमें कुछ जोड़ा, तो अब चाहे मैं उसको पतले में डाल दूं, चाहे चौड़े में डाल दूं, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है, लेकिन मात्रा थोड़ी ना बदल जाएगी। ये बात उस समझ में, उस एज में नहीं आ रही थी, इस एज में समझ में आ जाएगी। यानी कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चे में तर्क आ गया है, 7 से लेकर 11 साल का बच्चा है, लॉजिक आ गया है। तो अब आप इससे कहो, है ना, कि बेटा देखो ग्लासेस में कि अरे ये पतले वाले में ज्यादा है, कहेगा नहीं, मम्मी ने अभी दोनों ग्लासेस में जब पहले डाला था, सेम साइज की ग्लासेस में, दोनों में बराबर जूस था, दोनों में बराबर कोल्ड ड्रिंक थी, है ना, और अब उसी को मम्मी ने हमारे ग्लासेस में डाला है, तो जब मम्मी ने हमारे उन वाले ग्लासेस में से कोई जूस निकाला नहीं, उसमें एक्स्ट्रा जूस डाला नहीं, तो भैया जी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके में ज्यादा है, मेरे में कम है? फिर ये रोएगा नहीं। लेकिन प्री ऑपरेशनल में इसके बहन भाई इसको चढ़ा चढ़ा के मार देंगे, देख मम्मी मेरे को प्यार करती है, मेरे को लंबे वाले ग्लास में दिया, देख मेरे में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, और ये चिड़ चिड़ के मर जाएगा। लेकिन जब ये 7 से 11 साल का हो जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, 7 से 11 साल का हो गया और इसके अंदर कंजर्वेशन आ गया, चिढ़ के ही नहीं मरेगा, लॉजिक से बात करेगा, चल भैया मम्मी जी ने मेरे को भी 50 ml ही दिए कोल्ड ड्रिंक और आपको भी ऊपर की 50 ml दिए, पूरी 100 ml थी भैया जी, नीचे से या ऊपर से 100 से 50 ml मेरे को दे दी ग्लास में, और फिर 50 से 0 ml तक आपको मिली, तो बराबर तो मिली ना भैया जी। लॉजिक कब पैदा होगा? जब संरक्षण पैदा होगा, कि जब कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, तो शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, लेकिन बराबर रहेगा, तो यहां पैदा हो जाएगा। और याद रखना, जब भी किसी भी बच्चे में ये इतनी समझ यानी कंजर्वेशन पैदा हो जाता है, तो कंजर्वेशन में 2 विशेषताएं अपने आप शामिल हैं। अगर किसी बच्चे में कंजर्वेशन का कौशल पैदा हो जाता है, तो कंजर्वेशन में 2 विशेषताएं ऑलरेडी शामिल हैं। कंजर्वेशन बच्चा कब कर पाएगा? पहला, जब वो पलटावीकरण, जब वो चीजों को पलटना जानता होगा, पलटावीकरण, जब वो चीजों को रिवर्स करना जानता होगा, रिवर्सिबिलिटी, कि कोई कहे नहीं 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 मेरी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है, ले वापस उसी में डाल दिया, हो गई बराबर, देख, रिवर्सिबिलिटी, चीजों को पलटना जानता है। या फिर
या फिर नहीं, दूसरा 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 क्या, विकेंद्रीकरण। वो एक से ज्यादा पहलुओं पर भी नजर रखता है, एक ही चीज पर ध्यान नहीं कि लंबा है ना। डिसेंट्रलाइजेशन, क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी वो एक से ज्यादा पहलुओं पर भी ध्यान देता है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक से ज्यादा पहलुओं पर ध्यान देता है, एक से ज्यादा, क्या कहेंगे गुड्डा, एक से ज्यादा पहलुओं पर ध्यान देता है, मतलब केवल लंबाई पर ध्यान नहीं दे रहा, चौड़ाई पर भी ध्यान दे रहा है, एक से ज्यादा पहलुओं पर ध्यान देता है। अब देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कि तुम कौन सी स्टेज में हो, प्री में या कॉन्क्रीट में। 2 मिनट का वक्त दो मुझे, 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट दो, मैं अभी आई। जितने बुद्धि लगाओ तुम इस पे गुड्डा, फिर मैं क्वेश्चन। देखो 1 मिनट में ही आ गई। जनता तैयार है? चलो पहले तो चैट तुम्हारी इनेबल करो। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दे रही हूं, ध्यान से बताना, पता लगेगा तुम कितने लॉजिकल हो। 20 मोती हैं, कितने, 20 मोती हैं, 15 हरे हैं, 5 काले। अब आपसे पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि कुल मोती ज्यादा हैं, कुल मोती ज्यादा हैं या हरे या काले, कौन से मोती ज्यादा हैं, जल्दी बताओ कौन से मोती ज्यादा हैं, ठीक है ना। हाँ, एन ईगोसेंट्रिक डजंट कंसिडर अदर, और सेंट्रलाइज्ड पर्सन, सेंट्रिक पर्सन है ना, सेंट्रलाइजेशन जिसमें देखेंगे उसमें हम कहेंगे राजेश दैट द सेंट्रलाइज्ड पर्सन फोकस ओवर वन एस्पेक्ट, ठीक है ना, एंड नॉट ओवर द अदर्स थिंग्स, ठीक है ना। हाँ, सेंसरी मोटर में रखना श्वेता, गोल ओरिएंटेड सेंसरी मोटर में रखना, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करके चीजों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। बताओ, दोनों बराबर हैं। दीदी आप गलत करती हो, आजादी मत छीना करो, चुपचाप बताओ, पहले ये बताओ, आजादी नहीं छीनूंगी तो फोकस नहीं कर पाओगे। ग्रीन, कल्लू कालिया ने बताया ग्रीन, हरे ज्यादा वाले, हरे ज्यादा वाले सब हाथ खड़ा कर दें, हरे ज्यादा वाले हाथ खड़ा कर दें, ग्रीन वाले ज्यादा हैं, ग्रीन वाले ज्यादा हैं। अच्छा, तो ग्रीन वाले जितनी भी औलादे हैं वो भी किसी भी एंगल से सेंट्रलाइजेशन का शिकार है, किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर। अरे यार, कुल मोती ज्यादा हैं, कुल मोती कितने हैं 20, और हरे कितने हैं 15, और काले कितने हैं 5, तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है 20, कुल मोती ज्यादा है। हरे से भी ज्यादा कौन है, कुल मोती, क्योंकि टोटल में काले भी तो शामिल हैं गुड्डा। अब बताओ, ये रीजन है। तो ये लॉजिक कब पैदा होगा बच्चे में, तो तुम में से जिसने भी अभी हरे बताया, समझ लो तुम सब 2 से लेकर 7 साल के बच्चे हो, प्री ऑपरेशनल हो, इसलिए छोटे बच्चों को मैं बोलने की आजादी नहीं देती हूँ। समझे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ, अभी बताना मुझे, अच्छे से बताना। चलो अब तो तुम और फोकस हो जाओगे, देखते हैं, वरना उस बच्चे को हम 2 से लेकर 7 साल के बच्चे की कैटेगरी में डालेंगे आज, ठीक है ना। छोटा बाबू, छोटा बाबू, छोटा बाबू, ठीक है ना। हाँ, कुल मोती ज्यादा है ना गुड्डा, यही तो बात है। तुमने भी प्रॉब्लम के केवल एक ही चीज पे फोकस किया, सेंट्रलाइजेशन का शिकार थे तुम भी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। 4 पत्थर थे, ठीक है भाई, 4 पत्थर थे। एक बच्चे को जब वो ऐसे दिए जाते हैं तो वो उनको गिनता है, जब वो 4 पत्थर टीचर ऐसे रख देता है तो गिनता है, जब वो ऐसे रख देता है तो गिनता है। यानी हर बार 4 पत्थर होने के बावजूद भी वो उसको बार बार गिन रहा है, पैटर्न के बदलते ही। तो बताओ उस बच्चे में कौन सी चीज नहीं है, कौन सी चीज नहीं है। अरे भाई, जब पास पास है पत्थर तो भी 4 हैं,
जब दूर दूर है तो भी 4 है, लेकिन वो ये कहता है, उससे पूछा जाए इसमें और इसमें किसमें कंकड़ ज्यादा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और इसमें किसमें कंकड़ ज्यादा है, तो वो बच्चा पता है क्या कहेगा, इसमें कंकड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है ये दूर दूर है तो ये बड़ा है। तो क्या है, अगेन सेंट्रलाइजेशन का मारा है। क्या कहेंगे, अगेन सेंट्रलाइजेशन का मारा है। अब अगर एक बच्चा, अगर मैं 4 ऐसे कंकड़ दूं गुड्डा, या ऐसे दूं या ऐसे दूं, किसी भी फॉर्मेट में दूं, वो बार बार गिन रहा है, ये लॉजिक नहीं लगा रहा, ये लॉजिक नहीं लगा रहा कि भाई है तो 4 ही, 4 कंकड़ हैं, तो अब गार्गी मैम उसका कोई पैटर्न बना दें, तो लेकिन है तो 4 ही, इसका मतलब उसमें विकेंद्रीकरण नहीं है, संरक्षण का अभाव है। क्योंकि संरक्षण का अभाव का मतलब है वो ये नहीं समझ रहा कि जब मैम ने इसमें एक कंकड़ एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं, इसमें से कोई निकाला नहीं, तो यार वो उसका शेप या साइज कैसा भी कर दें, उसको रेक्टेंगल में ले आए, उसको ऐसे लंबी पट्टी में ले आए, दूर दूर में ले आए, भाई उसकी मात्रा तो उतनी ही रहेगी। तो संरक्षण का अभाव है। और संरक्षण का अभाव क्यों है? क्योंकि वो केवल एक ही पहलू को देख रहा है, वो पैटर्न देख रहा है, ये नहीं देख रहा काउंटिंग कितनी है कि भैया उसमें तो बदलाव ही नहीं हुआ, तो विकेंद्रीकरण उसके अंदर है ही नहीं। समझ गए मेरे लाल? तो याद रखना, कंजर्वेशन करने के लिए, ये लॉजिक पैदा करने के लिए 2 चीजें चलती हैं, एक तो आपको पलटना आता हो, दूसरा आपको डिसेंट्रलाइजेशन, एक से ज्यादा पहलुओं पर ध्यान देना आता हो। अब सारे तुम जीत गए, अब जीत गए तुम सारे। समझ गए? समझ गए बच्चा? हाँ, तो यानी संरक्षण में 2 चीजें शामिल है, संरक्षण के अंदर ही 2 चीजें शामिल है। संरक्षण कौन कर पाएगा, इतना लॉजिक कौन लगा पाएगा? जो पलटना जानता हो। जो क्या जानता हो बेटा जी? जो पलटना जानता हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नेहा, इसमें अपलटावी नहीं पलटावी गुण है, पलटना जानता है ये। अगर कोई ये कह दे, अगर कोई कह दे नहीं ये ज्यादा है, बोले ले इनको पास पास कर दे, बराबर वही तो है, उतने ही तो है, ठीक है ना, वही तो है, उतने ही तो है। पलटना जानता हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो, तो पहली चीज संरक्षण, संरक्षण तब हो पाएगा जब ये 2 चीजें बच्चे के अंदर आ जाए। दूसरी चीज क्या कहेंगे गुड्डा? तो दूसरी चीज समझ रहे हो ना? हाँ, रिवीजन कर लेना, संडे में एक भी गलती हुई पकड़ के ले जाऊंगी घर से, आ जाओ। दूसरी चीज क्या होगी गुड्डा? दूसरी चीज, ये बच्चा ना क्रमबद्धता जानता है। क्या जानता है बेटा जी? क्रमबद्धता, यानी सीरिएशन जानता है। क्या जानता है? क्रमबद्धता, सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब क्या है बेटा जी? वस्तुओं को उनके भार, है ना, वस्तुओं को उनके भार, वस्तुओं को उनके भार, आकार और आयतन के अकॉर्डिंग, भार, आकार और आयतन के अकॉर्डिंग क्या लगा सकता है? छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लगा सकता है। आयतन के अकॉर्डिंग, वस्तुओं को उनके भार, आकार, आयतन के अनुसार छोटे से बड़े और बड़े से छोटे के क्रम में लगा सकता है। आयतन के अनुसार छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में लगा सकता है। छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में, और बड़े से किस क्रम में? बड़े से छोटे क्रम में लगा सकता है। बड़े से छोटे क्रम में क्या कर सकता है? बड़े से छोटे क्रम में लगा सकता है। ठीक, क्रमबद्धता होती है। वर्गीकरण, वर्गीकरण आता है इस स्टेज में बच्चे में। वर्गीकरण क्या होता है बेटा जी? वर्गीकरण क्या होता है बेटा जी? वर्गीकरण क्या होता है बेटा जी? वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है गुड्डा? चीजों को उनकी, क्या कहोगे गुड्डा? क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो आप कहोगे चीजों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी डाल सकता है। चीजों को, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, चीजों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकता है। चीजों को उनके गुणों के आधार पर, तर्क लगाना जानता है ना, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकता है? अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकता है बेटा जी? अलग अलग कैटेगरी में बांट सकता है, रख सकता है, बांट सकता है। चौथी चीज क्या आएगी बेटा जी? संबंध। चौथी चीज क्या आएगी? संबंध। क्या आएगी बेटा चौथी चीज? तो कहना संबंध। संबंध का मतलब यहां ये इतना लॉजिक लगाना जानता है, संबंध, रिलेशन। संबंध, रिलेशन कह लो, या इसी को कह लो एक तरीके से सकर्मक अनुमान। क्या कह लो इसको? सकर्मक अनुमान। क्या कह लो इसको? सकर्मक अनुमान कह लो, या चीजों में संबंध बताना हो, है ना। सकर्मक अनुमान यानी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कह लो इसको। क्या कह लो? ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी? इसका मतलब क्या हो गया?
इसका एक ही मतलब हो गया, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस कह लो, सकर्मक अनुमान कह लो, या क्या कह लो बेटा जी, संबंध बनाना। यानी इसको अगर चीजें दिखती हैं, है ना, अगर इसको चीजें दिख रही हैं, यानी आपने एक छड़ी रखी है, 3 छड़ी रखी है ना, तो मैं बताती हूं इसका मतलब क्या होता है। संबंध या सकर्मक अनुमान, दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर, याद रखना मूर्त चीजों में ही कर पाएगा, अमूर्त में नहीं कर पाएगा। दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर, अवलोकन करके, दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर, दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर, है ना, तीसरी वस्तु के साथ उनका संबंध बता सकता है। क्या कर सकता है बेटा जी, तीसरी वस्तु के साथ उनका संबंध बता सकता है। इसका मतलब कैसे दीदी, समझाओ, बताती हूँ गुड्डा। तीसरी वस्तु के साथ उनका क्या बता सकता है गुड्डा, संबंध बता सकता है। भैया ध्यान से सुनना बेटा, फिर गड़बड़ी करोगे। संबंध बता सकता है, फिर कतई बावरे रह जाओगे कि दीदी तुमने मां जी कही और जान जी कही। इसको दिखाई देनी चाहिए बेटा, देखकर, मूर्त संक्रियात्मक में है, यानी देखकर बता पाएगा। तो इसके सामने 3 छड़ी रखी हैं, ए, बी और सी छड़ी, है ना। तो छड़ी है बेटा, ये क्या है, छड़ियां, स्टिक्स हैं। तो ये उनको देखकर बता पाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो देखकर बता रहा है कि ए बड़ी है बी से, फिर बता रहा है बी बड़ी है सी से। तो बाद में देखकर बता रहा है ना, तो बाद में निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष क्या निकालेगा कि ए जो होगी वो सी से भी बड़ी ही होगी। क्या निष्कर्ष निकालेगा कि ए जो होगी, है ना, क्या होगी, सी से भी बड़ी होगी। तो दो चीजों के बीच के संबंध को देखकर, अगेन याद रखना, देखकर, सकर्मक अनुमान, संबंध बताना देखकर करेगा, अमूर्त चीजों पे नहीं करेगा। दो मूर्त चीजें होनी चाहिए जिनको ये देखकर बता रहा है। तो ये छड़ियां मूर्त होती हैं बाबू। ठीक, रिवीजन करके आना, कल क्लास लूंगी क्योंकि ये खत्म हो जाएगा चौथी स्टेज, और फिर वाइगॉट्स की भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परसों इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस पूछूंगी तुम्हारे सबसे ज्यादा। ठीक है ना, तो कल क्लास है, कोई ये नहीं कहेगा दीदी कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास है। ठीक है ना। पूजा वही वाली बात, जब पहले मेरे कहने पे मुझ पे ट्रस्ट करती है ना, चुप पढ़ के आइयो अच्छे से। जब मैं तेरे को लेकर आऊंगी कि अमूर्त, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशनल, उसको बोलते हैं, अलग चीज बोलते हैं वो। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस दूसरी तरीके का होता है, अमूर्त चीजों के बारे में संबंध बताना, है ना। जब अमूर्त चीजों के बारे में संबंध बताया जाता है तो उसको अलग कहा जाता है। ठीक है ना, तो फिर कल मिलते हैं। चलो आ जाओ, चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कल क्लास होनी है, पता पड़े गायब, देखो घर से उठा लेती हूँ मैं छोटे बच्चों को। चलो बाय बाय कर लो। फिर इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक है तुम्हारा, व्यक्तिगत विभिन्नता टाइप्ड पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, चुपचाप टाइप पढ़ना उसको। फिर पढ़ेंगे बुद्धि, बुद्धि।